Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about beverage plant, कॉफ़ी. आज हम कॉफ़ी प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे कि कॉफ़ी हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूज़फुल है. कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी को हम कैसे यूज़ करते हैं. कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी की खेती जो है 500 वर्ष पुरानी है. 18वीं शताब्दी के पश्चात इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई. आजकल विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या इसका सेवन करती है. पेय का निर्माण किससे होता है. कॉफ़ी के भुने हुए बीजों को पीस लेते हैं और इस पाउडर को गर्म या ठंडे घोल में घोलकर बनाया जाता है और इसके फ्लेवर और टेस्ट के कारण ही ये हम इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है. इसके अंदर स्टिमुलेटिंग एजेंट पाए जाते हैं और इसके अंदर रिफ्रेशिंग एजेंट्स पाए जाते हैं. इसी वजह से ये पसंद की जाती है. ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी प्लांट. बॉटनिकल नेम कॉफिया अरेबिका. फैमिली रूबिएसी. वर्निकुलर नेम कॉफ़ी. यूज़फुल प्लांट पार्ट क्या है इसका. रोस्टेड सीड्स हैं. भुने हुए बीजों का चूर्ण होता है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल है. The coffee plant was first discovered in southwest Abyssinia. Coffea arabica is the biological source of coffee, which is native of Ethiopia. In India, coffee was introduced by British people around 1700. Now coffee is cultivated in Brazil, Colombia, Ivory Coast, Mexico, Uganda, Indonesia, Ethiopia, Angola, Sri Lanka and India. कॉफ़ी का ओरिजिन मेनली कहाँ पे होता है. साउथ वेस्ट एबिसिनिया के काफा क्षेत्र से इसका ओरिजिन हुआ. काफा के नाम से ही इसका नामकरण कॉफ़ी पड़ा. कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ से हुआ. साउथ वेस्ट एबिसिनिया में काफा क्षेत्र से इसका ओरिजिन हुआ. इसी के नाम से इसका नाम कॉफिया रखा. 15वीं शताब्दी के मध्य इसका प्रवेश कहाँ हुआ. अदन में हुआ, जहाँ से शीघ्र ही पूरे अरब में इसका प्रचार हो गया और इसका नाम कॉफिया अरेबिका रखा गया. उत्तेजक पेय होने के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, परंतु लोकप्रियता के कारण शीघ्र ही अरेबिका का प्रमुख पेय पदार्थ बन गया और 1470 में मक्का व मदीना में कॉफ़ी हाउस खुल गए. अरब से कॉफ़ी का प्रचार मिस्र, तुर्की से होता हुआ 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में हुआ. भारत में कॉफ़ी का प्रवेश 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ. ऐसा माना जाता है कि बाबा बुदान नामक एक व्यक्ति था, मुस्लिम तीर्थयात्री था. वो मक्का में अपनी तीर्थ यात्रा करने गया और वहाँ से कॉफ़ी के बीज लाया. उन बीजों को उसने चिंकमंगलूर के पास चंद्रागिरी की पहाड़ियों में उगाया, जहाँ पर अभी भी बहुत अधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है. इंडिया में कॉफ़ी को कौन लेके आया. बाबा बुदान नाम का एक मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का से कॉफ़ी के बीज लाया और उसने चिंकमंगलूर के पास चंद्रागिरी पहाड़ियों पर इसको उगाया. चिंकमंगलूर कहाँ पर है आजकल. कर्नाटक में स्थित है. धीरे धीरे ये विश्व के अन्य भागों में जैसे श्रीलंका, जावा में, वेस्ट इंडीज़ में, ब्राज़ील में पहुंच गया. इंडिया में बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी का उत्पादन होता है. विश्व के सभी ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल पार्ट में कॉफ़ी की खेती की जाती है. ब्राज़ील, कोलंबिया, वेस्ट इंडीज़, मेक्सिको, आइवरी कोस्ट, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, श्रीलंका, युगांडा, इंडिया इसकी मेन प्रोड्यूसिंग
कंट्रीज है। ब्राज़ील व कोलंबिया प्रथम व द्वितीय बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडिया में कॉफ़ी की खेती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में व्यापक स्तर पर की जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व उत्तरी पूर्वी राज्यों में अल्प स्तर पर की जाती है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। जितनी भी इंडिया में कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें 50% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारतीय कॉफ़ी विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता की कॉफ़ी मानी जाती है, बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है। इंडिया में कॉफ़ी को कौन लेके आया? एक बार रिपीट करते हैं। इंडिया में बाबा बुदान नाम का मुस्लिम तीर्थयात्री अपने साथ कॉफ़ी के बीजों को लाया और उसने चिंकमंगलूर की पहाड़ियों में इसको उगाया। वहाँ से ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसका प्रोडक्शन हुआ। कॉफ़ी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज प्लांट फ्रॉम ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज प्लांट है। द कॉफ़ी इज ब्रूड यूजिंग द रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स आर ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफ़ी फ्रूट्स। कॉफ़ी बीन्स क्या है? कॉफ़ी फ्रूट्स के ड्राइड सीड्स होते हैं। फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द कॉफिया प्लांट। फ्रूट्स कॉफिया प्लांट से हार्वेस्टेड किए जाते हैं। अब बॉटनिकल कैरेक्टर ऑफ कॉफिया अरेबिका। कॉफ़ी की 50 जातियां हैं, जिनमें से व्यापारिक दृष्टि से 3 जातियां हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कॉफ़ी बिलोंग टू फैमिली रूबिएसी विच कंटेन 25 स्पीशीज़। रूबिएसी फैमिली में इसकी 25 स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से 3 स्पीशीज़ जो हैं हमारे लिए व्यापारिक दृष्टि से कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। पहली कॉफिया अरेबिका, दूसरी कॉफिया रोबस्टा और तीसरी कॉफिया लिब्रिका। कॉफिया अरेबिका, द कॉमन नेम अरेबियन कॉफ़ी, इज़ द सोर्स ऑफ 90% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। कॉफिया अरेबिका जो है ये अरेबियन कॉफ़ी, इसका अरब से ये पूरे विश्व में फैली है, तो ये पूरे वर्ल्ड में जितनी कॉफ़ी सप्लाई होती है उसका 90% भाग कॉफिया अरेबिका होता है। कॉफिया अरेबिका ये टेट्राप्लॉइड स्पीशीज़ है। प्लांट ऑर्नामेंटल श्रब और स्मॉल ट्री होते हैं। प्लांट की कटाई छटाई करके प्रूनिंग करके इसको झाड़ीनुमा रखा जाता है, जिससे कि नई शाखाओं का विकास हो, तथा जब नई शाखाएं विकसित होती हैं तो उन पर फल भी अधिक लगते हैं। स्टेम इरेक्ट होता है, वुडी एंड ब्रांच्ड होता है स्टेम इसका। लीव्स सिंपल, अपोजिट, चर्मिल चमकदार तथा एवरग्रीन। अनुपत्री डार्क ग्रीन होती हैं, गहरे रंग की इसकी पत्तियाँ होती हैं। लीव्स की एक्सिस से पुष्पों के गुच्छे एक्सिलरी फेसिकल्स पे उत्पन्न होते हैं। फ्लावर वाइट, स्टार शेप, बाइसेक्सुअल, एपिगाइनस कंडीशन में, उपपरिजांगी कंडीशन में होते हैं। फ्लावर्स वर्ष में 3 या 4 बार विकसित होते हैं। फ्लावर्स से फल पकने में 6 से 9 माह का समय लगता है। यंग फ्रूट्स ग्रीन होते हैं, जो पकने पर गहरे लाल हो जाते हैं। फ्रूट्स बेरी टाइप के होते हैं। मैच्योर फ्रूट्स की बाह्य सतह गहरे लाल रंग की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोकार्प। इसके नीचे पीली भूरी मांसल श्लेष्मीय मध्य फल भित्ति मेसोकार्प कहलाती है, तथा इनर कठोर भित्ति एंडोकार्प या पर्चमेंट लेयर कहलाती है। एंडोकार्प के अंदर 2 बीज स्थित होते हैं। प्रत्येक सीट चमकदार सिल्वर स्किन द्वारा ढका होता है, जिसके बाहर एक अन्य आवरण
हस्क उपस्थित होता है। इसके लिए क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन कैसी चाहिए? इसके लिए 12 से 36 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त होता है और आर्द्र तथा साल भर वर्षा वाली जो जहाँ पे होती है वहाँ वो वाली ज़मीन इसके लिए उपयुक्त होती है। जहाँ पर एनुअल रेन 250 से 300 सेंटीमीटर होती है वो उपयुक्त होती है। इसके लिए छिद्रिल, नमीयुक्त, उपजाऊ व हल्की एसिडिक सोइल उपयुक्त होती है। चाय के समान कॉफ़ी के पौधों को भी प्रारंभिक अवस्था में छाया की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बीच में भी छायादार वृक्षों का रोपण करते हैं। There are 25 species of coffee, of which coffee arabica is commercially important। ये मैंने आपको अभी बताया कि इसकी 25 स्पीशीज जो कॉफ़ी अरेबिका जो है ये कमर्शियली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 90% ऑफ वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन कम फ्रॉम दिस प्लांट ओनली। कॉफ़ी अरेबिका से पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 90% भाग कॉफ़ी अरेबिका प्लांट से प्रोड्यूस होता है। अब हम इसके बाद आते हैं कॉफ़ी प्लांट कल्टीवेशन। कॉफ़ी का प्रोपेगेशन सीड्स द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त कटिंग व ग्राफ्टिंग द्वारा भी इसे उगाया जाता है। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग कॉफ़ी इज टू प्लेस 20 सीड्स इन ईच होल एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। ट्रेडिशनल मेथड जो इसका होता है उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा होल खोदते हैं, उसके अंदर मिट्टी और वो ऑर्गेनिक खाद वगैरह सब भर देते हैं, उसमें 20 सीड्स जो हैं उसके अंदर एक साथ इसमें डाल देते हैं। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। दिस मेथड लॉसेस अबाउट 50% ऑफ सीड्स। इस मेथड के द्वारा 50% सीड्स जो होते हैं उनका नुकसान होता है। एज हाफ फेल टू स्प्राउट, क्योंकि आधे बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। कॉफ़ी का प्रोपेगेशन मेनली किसके द्वारा होता है? सीड्स के द्वारा होता है, लेकिन आजकल इसकी कटिंग व ग्राफ्टिंग द्वारा भी इसको उगाया जाता है। पहले बीजों को दिसंबर जनवरी के महीने में बीजों को क्यारियों में उगाकर पौध तैयार की जाती है। क्यारियों में प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डाल देते हैं। इन्हें छायादार स्थलों पर ही तैयार करते हैं। बीजांकुरण के 30 से 40 दिन का समय इसका लगता है। बीजांकुरण में कितने दिन का समय लगता है? 30 से 40 दिन का समय लगता है। पौधे की ऊंचाई 6 से 9 सेंटीमीटर हो तो इसे द्वितीय पौधशाला में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मार्च और अप्रैल के बीच में से करते हैं। जब इसकी ऊंचाई 6 से 9 सेंटीमीटर हो जाती है तो इन्हें द्वितीय पौधशाला में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर 16 से 18 माह के सीडलिंग को वर्षा ऋतु में एक गड्ढे खोद देते हैं खेतों में जगह जगह पर। इन गड्ढों में मृदा व खाद को भर दिया जाता है। वे इसके अंदर इन सीडलिंग्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्लांट के चारों ओर मिट्टी का माउंट बना देते हैं ताकि पौधे के आसपास पानी नहीं भरे। जब चारों तरफ पानी नहीं भरे, पौधे को बांस के डंडे से बांध दिया जाता है। पौधे के मध्य दूरी 10 फीट रखी जाती है। प्रत्येक वर्ष खाद की पूर्ति की जाती है तथा समय समय पर निराई गुड़ाई की जाती है। 3 वर्ष की आयु में पादप फल देने लगते हैं। वे एक पादप से 40 वर्ष तक हमें फल प्राप्त होते हैं। प्लांटेशन टू क्रॉप, प्लांटेशन हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है अपना हार्वेस्ट के बाद करिंग और फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है रोस्टिंग का। हार्वेस्ट का प्रोसेस करते हैं। हार्वेस्ट का प्रोसेस करने से पहले हम प्रूनिंग करते हैं, टिपिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं। जब
पादप 3 वर्ष की आयु में पादप फल देने लगता है। जब पादप 3 वर्ष का हो जाता है तो पादप की 2 बार छटाई की जाती है। प्रथम बार उस समय जब पादप आधा मीटर लंबा होता है। द्वितीय बार उस समय जब पादप 1.5 मीटर लंबा होता है। इस समय पादप के शीर्ष को ऊपर से काट दिया जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में इसकी ब्रांचेज निकलती हैं। वह पौधा झाड़ीनुमा होता है, ताकि हमें इसे पिकिंग में, इसके कॉफ़ी की जो बेरीज होती हैं, इसको कलेक्ट करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमारा हाथ उसके लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी उसमें उतने ही ज़्यादा फल विकसित होते हैं और हमें उतने अधिक सीड्स प्राप्त होते हैं। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी पौधा लंबा होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन उसकी कटाई छटाई करने से उसके ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग। शाखाओं के फल पक जाने पर लाल हो जाते हैं, तब इन्हें तोड़ा जाता है। फलों के पकने में 8 से 9 माह का या 8 से 10 माह का समय लगता है। कॉफ़ी बेरीज राइपन आफ्टर 8 to 10 मंथ आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद फलों के पकने में 8 से 10 माह का समय लगता है। हार्वेस्टिंग के बाद हम करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की प्रोसेसिंग 2 विधियों से की जाती है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। पहले हम वेट मेथड पे आते हैं। इसमें फ्रूट्स को, जो भी हमने बेरीज कॉफ़ी की इकट्ठी करी हैं, बेरीज शेप में कॉफ़ी जो होती हैं, फ्रूट्स होते हैं कॉफ़ी के, हम इस फ्रूट्स को वाटर टैंक में डाल देते हैं। कॉफ़ी के जो बेरीज हमने फ्रूट्स कलेक्ट किए हैं, इसको हम वाटर टैंक में डाल देते हैं। पूर्ण विकसित फल को पानी में डूब जाते हैं, जबकि ख़राब फल, लीव्स और ट्विग, टहनियाँ जो होती हैं, ये सतह पर तैरने लगती हैं। इन सबको सेपरेट कर लेते हैं। फिर फ्रूट्स की पल्पिंग मशीन में डालकर फ्रूट्स को कुचला जाता है। इसे फ्रूट्स में जो स्किन और पल्प जो होते हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं। अब इन्हें बर्तनों में डालकर फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, जिससे शेष गूदा भी इसके आसपास जो लगा होता है वो नष्ट हो जाता है। फर्मेंटेशन के बाद इसको अच्छी तरह से वाटर से इसको वॉश किया जाता है, इसको पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे सीड्स जो होते हैं पूरी तरह पृथक हो जाते हैं। अब इन सीड्स को हम क्या करते हैं, धूप में सुखा लेते हैं। सीड्स पर अब भी पार्चमेंट लेयर, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जिसे हलिंग मशीन में डालकर पृथक कर लेते हैं, हलिंग मशीन में डालकर सेपरेट कर लेते हैं। बीजों की चोल सिल्वर स्किन पॉलिशिंग द्वारा पृथक कर ली जाती है। कर्लिंग के ये हो गया हमारा वेट मेथड। वेट मेथड के बाद एक सेकंड आता है ड्राई मेथड। दिस इज ओल्डर मेथड ऑफ 2 और मोर नेचुरल वे ऑफ करिंग कॉफ़ी। इस प्रोसेस में कॉफ़ी फ्रूट्स को पक्के फर्श पर पतली परत के रूप में फैला दिया जाता है सूर्य की रोशनी में। बेरीज आर वॉश्ड, बेरीज को धो दिया जाता है एंड ड्राइड इन सनशाइन फॉर 2 to 3 वीक्स। फाइनली द बीन्स आर पुट इन मिलिंग मशीन्स टू रिमूव पार्चमेंट। फिर फाइनली बीन्स को मिलिंग मशीन में डालकर इसकी पार्चमेंट मेम्ब्रेन को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कॉफ़ी फ्रूट्स को पक्के फर्श पर पतली परत के रूप में फैला देते हैं। फलों को नियमित अंतराल पर हिलाया जाता है ताकि चारों तरफ समान रूप से धूप लग सके। इस प्रोसेस में फ्रूट वॉल जो होती है वो सूखकर मोटी हस्क बन जाती है। हस्क को हाथों द्वारा या हलिंग मशीन द्वारा में डालकर इसको सेपरेट कर लेते हैं और ड्राई सीड्स को हम संग्रहित कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कॉफ़ी पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ कॉफ़ी पाउडर। Aroma of coffee is developed by high temperature to which beans are subjected during roasting or boiling. Temperature are raised progressively
to 200 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉलिश्ड कॉफ़ी बीन्स को रेस्टिंग मशीन में डालकर 200 से 220 डिग्री पर भूना जाता है, जिससे बीज घेरे भूरे वे हल्के हो जाते हैं। सीड्स में 14 से 23% इसका भार कम हो जाता है, लेकिन 30 से 100% तक इसका आयतन बढ़ जाता है। सीड्स में खुशबू हो जाती है, जो वोलेटाइल ऑयल कैफे के कारण होती है। Sorting and grading. After being cut, the beans are graded as per size, shape and weight of the beans. जब इसकी हमने प्रोसेस कर ली पूरी कंप्लीट, इसके बाद हम इसकी सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए उसकी शेप, साइज और वेट को देखा जाता है। एज पर ग्रेड बीन्स आर पैक्ड इन सेक्स। उसके ग्रेड के अनुसार उनको सेक्स में पैक कर लेते हैं। कंट्रीज इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बीन्स प्रिफर इट अनरोस्टेड। कंट्रीज़ जो होती हैं रोस्टेड अनरोस्टेड केसेस को करना है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। प्लास्टिक पैकेट, एल्युमिनियम और अदर सेलुलोज पैकिंग इज यूज टू सील कॉफ़ी। प्लास्टिक पैकेट, एल्युमिनियम के पैकेट और अदर सेलुलोज पैकेट इसको सील कॉफ़ी के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स में कैफीन 1 से 2% होता है, वोलेटाइल ऑयल कैफियोल 10 से 13%, क्लोरोजेनिक एसिड 8%, सेलुलोज 34%, प्रोटीन 14%, शुगर 12%, फैट 11%, वाटर 9 to 12% होता है। कॉफ़ी में स्टिमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग करने का प्रभाव कैफीन नामक एल्केलॉइड्स के कारण होता है। कैफीन एंड कैफिटेनिक एसिड्स आर टू मेन एल्केलॉइड्स प्रेजेंट इन द कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर कैफीन व कैफिटेनिक एसिड मेन 2 एल्केलॉइड्स होते हैं, कॉफ़ी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी के कारण इसमें स्टिमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग एजेंट होता है ये कॉफ़ी। अब आते हैं हम हेल्थ बेनिफिट, इसके यूजेस क्या हैं। कॉफ़ी कैन हेल्प पीपल फील लेस टायर्ड एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल। कॉफ़ी जैसे हम पीते हैं तो हमें लगता है कि हमें थकान नहीं हो रही है और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ गया है। दिस इज बिकॉज इट कंटेन ए स्टिमुलेटिंग कॉल्ड कैफीन। ये किसके कारण होता है? इसके अंदर मौजूद एल्केलॉइड कैफीन के कारण होता है, विच इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड psychoactive substance in the world. कॉफ़ी में स्टिमुलेटिंग एल्केलॉइड कैफीन के कारण ये अत्यधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसके सेवन से थकान दूर होती है तथा भौतिक व मानसिक सक्रियता बढ़ती है। सुमात्रा में कॉफ़ी की लीव्स से टी के समान पेय तैयार किया जाता है। कॉफ़ी के फ्रूट के पल्प के फर्मेंटेशन द्वारा एल्कोहलिक पेय तैयार किया जाता है। कॉफ़ी ड्रिंक हैव अप टू 65% लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग एल्जाइमर डिजीज। कॉफ़ी appear to lower the risk of developing depression and may dramatically reduce the risk of suicide. ये डिप्रेशन, अगर हमें लगता है कि डिप्रेशन हो रहा है तो हम कॉफ़ी पी लेंगे तो डिप्रेशन कम होने लगता है, और जिन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो इसके द्वारा रिड्यूस होती है। कॉफ़ी कंटेन मैसिव अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। कॉफ़ी के अंदर मैसिव अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कॉफ़ी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बेवरेज ऑफ द प्लांट। ये हमारे धरती पर सबसे हेल्दीएस्ट बेवरेज है। फलों के गूदे व अन्य अपशिष्ट खाद्य के रूप में
प्रयुक्त होते हैं। गूदे हुए परचमेंट आवरण से केफीलाइट प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसका किसमें इंसुलेटेड प्रॉपर्टीज़ में इसका यूज़ होता है। कैफीन अनेक औषधियों में प्रयुक्त होता है जो डाययूरेटिक होता है, जो अल्कोहल व अफीम के प्रभाव को कम करने में प्रयुक्त करते हैं। वे कैफीन ब्लड प्रेशर बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर में कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। माइग्रेन, सिर दर्द होने पर कॉफ़ी को अर्गट के साथ प्रयुक्त करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन वेरी अनप्लीजेंट एडवर्स इफेक्ट। बहुत अधिक मात्रा में अगर कॉफ़ी पियोगे तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, कैफीन कैन कोज एंग्जाइटी सिम्टम्स इन नॉर्मल इंडिविजुअल, स्पेशली इन vulnerable patient like those with pre-existing anxiety disorder. In addition, caffeine use is also associated with symptom of depression due to either a self-medicated medication theory or theory that caffeine itself cause change in mood. ये हमारे मूड को भी कैफीन चेंज करता है। कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन होता है तब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर इसका हम कम सेवन करते हैं तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जब इसका हम अधिक सेवन करते हैं तो इससे अत्यधिक उत्तेजना होती है, अनिद्रा होती है, एंजाइटी होती है, इससे अनिद्रा होती है और रक्तचाप में वृद्धि होती है और बेचैनी होती है, अल्सर हो जाता है, हृदय में अनियमित धड़कन होने लगाती है, कानों में घंटी जैसी आवाज़ बजने लगती है। इसलिए इसको अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।